ऐसे आप लोग आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का शानदार 15 क्वेश्चन, एग्जाम में एकदम माने वाला है, दनादन याद कीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। कौन सा कर्तन दहन यानी कौन सा कर्तन दहन कृषि का क्या है, प्रकार है। 4 ऑप्शन देता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो यह क्या है, कर्तन दहन कृषि जो मैंने प्रकार उसका पूछता है, तो यह आदिकालीन निर्वहन कृषि है। और कर्तन दहन कृषि क्या है, जब मानव ना यानी कृषि के बारे में उतना नहीं जानता था, तो देखिए करता क्या था। उस समय ना तकनीक था, ना उन्नत किस्म के क्या थे, बीज थे। तब मानो क्या करता, फटाक दे लेता था, ठीक ना। काटने वाला कुछ जंगलों की तरफ क्या करता था, निकल जाता था। और वहां जाकर मालूम है क्या करता था, जितने छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे उन्हें काट देता था, जितनी झाड़ियां होती थी काट देता था, उन्हें जला देता था, उसको राख बनाता था, और राख बनाकर क्या करता था, मृदा में उसको डाल देता था, और उसी पर क्या करता था, कृषि करता था। तो उसी कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। और कुछ जगहों पर देखिएगा ना, कर्तन दहन कृषि को ना स्थानांतरित कृषि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्योंकि 1-2 बार करने के बाद से जब वहां की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती है, तो उस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगहों पर कृषि के लिए क्या किया जाता था, चला जाया जाता था। ठीक है, आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, तो आदिकालीन निर्वहन जो है यह कृषि है। ठीक है, अब आते हैं क्या, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था। तो मानव विकास की अगर अवधारणा की हम लोग बात करते हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। और महबूब उल हक जो थे ना, वह कहाँ के रहने वाले थे, तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। याद रखिएगा कहाँ के, पाकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर होता है क्या, यानी फल और कृषि का जो मैंने समझिए ना सामूहिक मैंने जो उत्पादन किया जाता है, उसी को कहा जाता है क्या, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर के नाम से। अब देखिए हॉर्टिकल्चर का जनक थे, एग्जाम में बार बार पूछता है, नाम था उनका कौन सी, MH, क्या नाम था, MH मैरी गोंडा, मैरी गोंडा, ठीक है ना। MH मैरी क्या, गोंडा, किसका जनक, तो यह जो थे हॉर्टिकल्चर का क्या थे, जनक थे। कौन, MH मैरी गोंडा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि पुष्पो उत्पादन क्या कहलाती है, पुष्पो उत्पादन कहलाती है। एग्जाम में बार बार पूछता है, बार बार, एकदम समझिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो एग्जाम में पूछता है कि पुष्पों की कृषि कहलाती है, तो क्या कहलाती है, ठीक है ना। यानी फूलों की कृषि क्या कहलाती है, तो पुष्पो उत्पादन कहलाती है। और एक चीज फ्लोरिकल्चर, एग्जाम में कभी क्या दे देता है, ठीक है ना, फ्लोरिकल्चर, याद रखिएगा। यानी एग्जाम में देता है कभी क्या कि फ्लोरिकल्चर संबंधित है, तो फ्लोरिकल्चर संबंधित है, तो फूलों की क्या कृषि से एग्जाम में बदलता है, तो कहता है ठीक है कि फ्लोरिकल्चर संबंधित है, तो फूलों की क्या कृषि से। याद रहेगा ना, याद रखिएगा। अब आते हैं क्या कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही। देखिए डेनमार्क के जो लोग होते थे ना, उन लोगों में आपसी मैंने समझिए कि भाईचारा भी बहुत ज्यादा देखा जाता है डेनमार्क के लोगों में। तो डेनमार्क के लोगों में होता क्या है कि सभी किसान एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित होकर लाभ के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से, ठीक है ना, एकजुट हो जाते हैं। और एकजुट होकर वहां पे कौन कृषि, सहकारी कृषि करते हैं। कौन कृषि करते हैं, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बीज दे दिया, कोई तकनीक दे दिया, ठीक है ना, सब कोई क्या करता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है, और जुड़कर अधिक से अधिक उत्पादन करता है, और उत्पादन करके समझिए अधिक से अधिक क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो यह सबसे ज्यादा अगर सफल रहा तो कहां रहा, डेनमार्क में रहा। तो याद रखिएगा सहकारी कृषि में यानी सब कोई एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या करता है, यह कृषि कार्य करता है। यानी इसको हम डिफिनेशन भी देते हैं कि वैसी कृषि, ठीक है ना, जिसमें एक किसान क्या करता है, दूसरे किसान से के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ठीक है ना मिलजुल कर क्या करता है, कृषि कार्य करता है। तो वह होता है कौन, सहकारी कृषि होता है, याद रखिएगा। अब देखिए खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टा रसदार यानी खट्टे रसदार अगर फलों की कृषि की बात करते हैं, ठीक है, तो यह जो आता है सबसे ज्यादा भूमध्य, ठीक है ना, भूमध्य सागरीय कृषि है। खट्टे रसदार फलों की जो कृषि संबंधित है, तो भूमध्य सागरीय कृषि से। इसमें क्या आता है कि भूमध्य सागरीय कृषि में देखिएगा, वहां पे जाइएगा आप लोग, तो वहां पे देखिएगा सबसे ज्यादा अंगूर, ठीक है ना, अंगूर का बहुत ज्यादा, अंगूर का क्या किया जाता है,
उत्पादन किया जाता है। और अंगूर का उत्पादन इसलिए किया जाता है कि उससे शराब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शराब, ठीक है ना। उसके बाद से क्या, शराब उसको बनाया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि किशमिश वगैरह भी बनाया जाता है, उसको सुखा के क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो सबसे अधिक भूमध्य सागर में यानी खट्टे रसदार फलों की क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। देखिए ब्राजील का एक प्रमुख फसल है फेजेंडा, जिसका नाम है क्या, फेजेंडा। वहां फेजेंडा के वृक्ष पाए जाते हैं। कहां? वहां पे ब्राजील में। तो वही क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा कहा जाता है। कहां? फेजेंडा। और फेजेंडा कहां का सबसे प्रसिद्ध वृक्ष है, तो वह कहां का है, याद रखिएगा, ब्राजील का है। कहां का है? ब्राजील का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक है। तो नौ निश्चयवाद के अगर प्रवर्तक की बात करते हैं तो वह है टेलर। कौन है? टेलर, ठीक है ना। कौन? टेलर है। अब देखिएगा नौ निश्चयवाद में क्या किया गया था, नौ निश्चयवाद में कि उन्होंने एक चीज बताया था। कौन? टेलर, यानी WF क्या, टेलर। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था क्या कि मान लिया जाए कि प्रकृति है और मनुष्य है, तो प्रकृति ने एक सीमा बनाया है कि मनुष्य को उस सीमा को क्या करना है, पार नहीं करना है। अगर पार, मनुष्य अपना विकास चाहता है, ठीक है ना, विकास चाहता है, सब कोई चाहता है विकास अपना, लेकिन विकास के साथ साथ प्रकृति पर भी क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यानी प्रकृति को विनाश से हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को विनाश से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन? नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन है? टेलर ने। कौन? टेलर ने अपनी व्याख्या में भी इस बात को क्या किया था, बताया था। अब देखिए संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो संभववाद अवधारणा में देखिए प्रकृति के बाद बहुत सारे, मानिए अगर प्रकृति से हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो प्रकृति से लेते हैं और उसको एक रूप से दूसरे रूपों में क्या कर देते हैं, हम परिवर्तित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें संभावना दिखती है कि भविष्य में हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा क्या दिखती है, संभावना क्या पड़ती है, दिखती है। तो समझिए कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो मानवीय घटक को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मानव ही क्या करता है कि प्रकृति से वस्तुओं को लेता है और उसे एक रूप से दूसरे रूपों में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। समझ में आ रहा है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। और सबसे पहले समझिए संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो था लुसियन फैब्रे ने, ठीक है ना। कौन? उसका नाम था लुसियन फैब्रे, यानी लुसियन फैब्रे ने इस शब्द का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था संभववाद का, ठीक है ना। कौन? लुसियन फैब्रे ने सबसे पहले प्रयोग किया था। और कहां का रहने वाला था, तो याद रखिएगा वो फ्रांस का क्या था, रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, फ्रांस का। नहीं जानते लोग, फ्रांस में बड़ा गोरा गोरा दिखाई पड़ता है सब, ठीक है। तो कुछ लोगों को रखे कितना तो ससुरा गया सब फ्रांस से बियाह करके चला आया सब, फ्रांस से बियाह ना, फ्रांस के लड़कियां सबसे बियाह करके चला आया सब, ठीक है। तो देखिए तो फ्रांस, वह फ्रांस के रहने वाला था। कौन? लुसियन फैब्रे। अब देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। उनका नाम था राइट जेल। क्या नाम था? राइट जेल ने लिखा था एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक। राइट जेल ने क्या किया था, लिखा था। इस बात को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो 15 से 59 वर्ष तक की जो क्या होती है, आयु की जो जनसंख्या होती है, वही क्या करती है, कार्यशील जनसंख्या के रूप में क्या होती है, मौजूद होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस समय ताकत होता है, स्टामिना होता है लोगों पर, लोगों के पास कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है, वह अधिक से अधिक कार्य का कर सकते हैं। इसीलिए इसको कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब आइए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों ये कारक जो होते हैं परवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए परवास में होता क्या है कि कोई व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है कि एक स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थानों पर जाकर क्या कर जाता है, बस जाता है। तो वह क्या होता है, परवास होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जिसे होता है क्या, ये मान लिया जाए कोई घर वाला है, अगर बगल वाला पड़ोसी बहुत झगड़ा है, तो क्या करता है, मन नहीं लगता है। जब मन नहीं लगता है तो घर को छोड़ देता है या बेच देता है, बेचकर कोई दूसरी जगह पर जाकर क्या कर जाता है, बह जाता है। तो वह भी क्या होता है, परवास होता है, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे दिए, ठीक है। अब आते हैं क्या, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 1999 में विश्व की जो जनसंख्या थी 6 अरब हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय जनसंख्या जो था
वह काफी तीव्र गति से क्या कर रहा था, भाग रहा था। देखिएगा एक चीज आप लोग ध्यान रखे होंगे कि जो गर्म प्रदेश होते हैं ना, गर्म प्रदेश होते हैं, वहां की जो जनसंख्या होती है वह क्या होती है, काफी अधिक होती है। क्यों, वजह उसका क्या होता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? वहां प्रजनन यार, वहां प्रजनन दर सबसे, प्रजनन दर की बात बता रहे हैं, वहां प्रजनन दर, प्रजनन क्या दर सबसे अधिक होता है। जहां प्रजनन दर सबसे क्या रहेगा, अधिक रहेगा, वहां की जनसंख्या क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ठीक है, यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता उनके पास क्या होता है, अधिक होता है, ज्यादा गरमाइल रहता है, सब गर्म हो रहता है सब। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितना दर्ज हुई थी? तो याद रखिएगा कि 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जो जनसंख्या थी वह 600 करोड़ दर्ज हुई थी। 600 का करोड़ क्या हुई थी, दर्ज हुई थी, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? देखिए यूरोपवासी जो थे ना, बड़ा होशियार थे, बड़ा क्या थे, होशियार थे। उन्होंने क्या किया, एक ऐसे कृषि की तलाश किया कि जिसको एक बार लगा देना 3-4 बार क्या कर ले, उसे उत्पादन प्राप्त कर ले। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपवासी वहां पे सबसे पहले वैसी कृषि को विकसित किया जिसको एक बार लगा दे, 3-4 बार उससे क्या कर ले, उत्पादन ले ले। तो उन्होंने क्या किया था, रोपण कृषि। कौन कृषि, रोपण कृषि में उसका क्या किया गया, विकास किया गया, रोपण कृषि में। ठीक ना, यानी रोपण कृषि को उगाया गया। क्यों, क्योंकि एक बार, क्योंकि व्यापारिक कृषि था। कौन कृषि था, व्यापारिक कृषि था, अधिक से अधिक क्या कमाना था, लाभ कमाना था। ठीक है ना, समझ में आया? तो याद रखिएगा इस बात को एकदम। देखिए कैसे याद करना है, याद कुछ नहीं करना है आपको, याद क्या करना है, कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, तो कौन सी, आदिकालीन निर्वहन कृषि। कौन कालीन, आदिकालीन निर्वहन कृषि। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान ने दिया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। वह कहाँ का रहने वाला था, तो पाकिस्तान के रहने वाला था। हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो कौन सी, फल व कृषि से क्या है, संबंधित है। अब आते हैं पुष्पों की कृषि कहलाती है, तो फ्लोरिकल्चर कहिए या कौन सी कहिए, पुष्पो उत्पादन कहिए। याद रखिएगा आप लोग। सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो कहाँ रही, डेनमार्क में रहा। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है तो भूमध्य सागरीय कृषि से। ठीक है ना, क्यों, अंगूर वाला कृषि है वो सब। ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, बतेबे किया कि ब्राजील का मुख्य फसल क्या है, फेजेंडा है, तो वहां के कृषि को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। अब आगे देखिए, नॉन ईश्वरवाद के प्रवर्तक है कौन है, टेलर है। कौन, टेलर। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो मानवीय घटक को माना जाता है, बतेबे किए क्यों माना जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो राइटजेल ने लिखा था। कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग की प्रतिनिधित्व करती है, तो 15 से 59 वर्ष। याद रखिएगा, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं, तो प्रवास के लिए होते हैं, ये भी याद रखिएगा। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई, तो 1999 में हो गई थी। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितना दर्ज हुई थी, तो 600 करोड़ हुई थी। यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, तो कौन था, रोपण क्या था, कृषि था। ठीक है, लगभग सबको याद हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।